नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 118वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करेंगे। भारत में किस प्रकार से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डेवलप हुए, उनकी थोड़ी सी इतिहास को जानने का यदि हम प्रयास करें तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिश उपनिवेश निकल कर आया, जो कि हम देख सकते हैं कि जो राजशाही पहले चल रही थी, उसके बाद जो ब्रिटिश हमारे यहाँ पर कॉलोनीज बनाकर रहने लगे, तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले जो समुद्री एरिया के हिस्से जो शहर हुआ करते थे, उन शहरों में अपना कब्जा जमाने का प्रयास किया। और हम देख सकते हैं कि जैसे कि कलकत्ता हुआ, चेन्नई हुआ, मुंबई हुआ, यहाँ सब उन्होंने पोर्ट डेवलप किए। जो यूरोप की या ब्रिटेन की हम देख सकें तो यहाँ की नेवी बहुत ही स्ट्रांग हुआ करती थी। इसी के कारण यह अन्य देशों से अपने संबंध को स्थापित कर पाए। कई देशों में हम देख सकते हैं कि जो अलग अलग द्वीप हुआ करते हैं। यूरोप में सबसे पहले हमने देखा कि पुर्तगाल के द्वारा समुद्री यात्रा की गई और जो वास्को डी गामा निकल कर आया, उसने गुजरात तथा गुजरात के कालीकट बंदरगाह पर अपना जो बेड़ा यहाँ पर उतारा और इन्होंने भारत की समृद्धता को देखा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो यहाँ से वह कहानियाँ निकाल के लेता गया कि यहाँ पर इतनी डेवलप्ड सिटी है, यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इन सब की जानकारी इन्होंने यूरोप में जाकर दी। यूरोप के बाद हम देख सकते हैं कि फिर अलग अलग देशों का जमावड़ा भारत में लगने लगा। जैसे फ्रांसीसी हुए, स्पेनिश हुए, और हम देख सकते हैं ब्रिटेन से ब्रिटिश हुए। यह सब कहा क्या होने लगे, यह भारत आने लगे। तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने जो पोर्ट के किनारे, जैसे हम देख सकते हैं मुंबई क्षेत्र है, यह बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर पहले ही बहुत विकसित शहर हुआ करते थे, इन्हीं शहरों पर इन्होंने कब्जा जमाया। अब हम देख सकते हैं कि जैसे ही इनका कब्जा यहाँ पर हो गया और यहाँ से यह रेवेन्यू इकट्ठा करने लगे, तो उसका एक खाका तैयार करना था। उसको जो ब्रिटेन में है वहाँ की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, या यहाँ पर जो भारत है यहाँ से रेगुलेशन करने के लिए कुछ कार्यालय बनाए गए। हम देख सकते हैं कि जिन्हें नगर निगम की संज्ञा दी गई। तो हम देख सकते हैं कि मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में इस प्रकार के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाए गए, जो कि शहरों को डेवलप्ड करने के लिए बनाए गए थे। और हम देख सकते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में जब हमारा देश आज़ाद होता है, तो जिस प्रकार की व्यवस्था ब्रिटेन के समय से चली आ रही थी, उसी व्यवस्था को हमारे द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा क्या हुआ कि जो व्यवस्था थी उसको स्वीकार कर लिया गया। फिर भी भारतीयों के द्वारा यह मांग उठने लगी कि अपने खुद का कोई सिस्टम होना चाहिए, जिसके तहत हम इनकी जो रिचेस्ट शहर है, जैसे कि हम देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इस प्रकार के शहर हैं, इनको हम अपने नियमों के अनुसार ढाल सकें। तो इस प्रकार की बातें चलने लगी। तो इसी क्रम में हमारी जो पंचायती राज के अंतर्गत, जो कि 1992 में 74वां संविधान संशोधन निकल कर आया, उसके तहत हमने क्या किया, इसको संवैधानिक दर्जा दिया। और उसी की चर्चा हम आज के विषय में करेंगे। यह आप कलकत्ता का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देख सकते हैं, और यह देख सकते हैं मुंबई का, और इसके अलावा चेन्नई का आप देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि अभी जो हाल ही में एक मूवी आई थी जो कि KGF है, उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने जो कि माइनिंग फील्ड हुआ करती थी, जहाँ से यह कोयला इकट्ठा किया करते थे, उस प्रकार से इनका रेगुलेशन करने के लिए एक बहुत ही विशाल महल बनाया हुआ था। तो इसी प्रकार से यह यहाँ पर अपना रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, ढेर सारा पैसा कमा रहे थे। तो उसी को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो इनके द्वारा कितने ही विशाल कार्यालय बनाए गए। अब हम बात करें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि यह पंचायती राज के अंतर्गत आता है। पंचायती राज के अंतर्गत केवल गांव नहीं आते, गांव व शहर दोनों को कवर किया गया है। पंचायती राज में हम म्यूनसिपैलिटी की बात करते हैं और हम करते हैं ग्राम पंचायतों की। ग्राम पंचायतों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम म्यूनसिपैलिटी में देखेंगे कि कितने प्रकार की यहाँ होती हैं। अर्बन लोकल बॉडी इनको कहा जाता है, यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट इनको कहा जाता है। थोड़ी सी प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो यह हमारा संपूर्ण भारत को कवर करती हैं। और संपूर्ण भारत के अलावा जो यहाँ पर भारत के अंदर जो राज्य हैं, इनको कवर किया जाता है, जो कि राज्यों के अंतर्गत डिवीज़न में बांटा जाता है। और डिवीज़न में और हम देख सकते हैं इसके अंदर जिले होते हैं। ग्रामीण स्तरीय सरकार की यदि हम बात करें
ग्रामीण स्तरीय सरकार को यदि हम देखें तो इसमें क्या होता है कि पहले जिला परिषद आती है, उसके अंतर्गत जो ब्लॉक आते हैं और फिर ग्रामों को यहाँ पर वितरित किया जाता है। ब्लॉक के अंतर्गत हमारे ग्राम आते हैं। शहरी स्थानीय सरकार की यदि हम बात करें तो नगर निगम, नगर पालिका और शहरी निकाय इसके अंतर्गत आते हैं। शहरी निकायों में हम देख सकते हैं कि म्यूनसिपैलिटी वगैरह आती हैं और यह 8 प्रकार की होती है, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात आपको एक बात जो याद रखनी है वह हम देख सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी पंचायतें निकल कर आईं, जो कि ग्राम पंचायत होती हैं, और म्यूनसिपैलिटी 74वें संविधान संशोधन द्वारा निकल कर आई। दोनों ही 1992 में निकल कर आई। आगे देखते हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें तो यह जो 8 प्रकार के जो निकाय होते हैं उनमें हम सबसे पहले बात करते हैं म्यूनसिपैलिटी की। तो म्यूनसिपैलिटी क्या होती है कि नगरीय स्थानीय सरकार को 3 मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो नगरीय स्थानीय सरकार होती है, जो म्यूनसिपैलिटीज होती है, उसको 3 मंत्रालयों द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं शहरी विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय व गृह मंत्रालय। 3 मंत्रालय आपको याद रखने हैं। इन 3 मंत्रालयों द्वारा क्या किया जाता है, इसको नियंत्रित किया जाता है। शहरी एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसके जो विकास की बात होती है, किस प्रकार से आपको सिटी को डेवलप्ड करना है, किस प्रकार से सड़कों का जाल बिछाना है, यह सब कार्य किए जाते हैं। अब हम बात करें रक्षा मंत्रालय की, तो शहर में आपने देखा होगा कुछ कैंट एरिया होते हैं जहां पर आर्मी निवास करती है। आर्मी के जो कैंप होते हैं यहाँ पर वह निवास करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही आप कैंट एरिया से गुजरते हैं तो वहाँ से टोल टैक्स वगैरह लिया जाता है, इससे इनको आय की प्राप्ति होती है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र होते हैं, यानी हम देख सकते हैं कि हमारे देश में यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश भी हैं और राज्य भी हैं। राज्य के अंतर्गत आने वाला हिस्सा है वह शहरी एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और यूटी वाला जो क्षेत्र होता है, केंद्र शासित प्रदेश वाला क्षेत्र, वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाता है, जिस पर केंद्र सीधे तौर पर निगरानी रखता है। आगे देखें। अब हम ऐतिहासिक स्थिति देखें थोड़ी सी इनकी, जो कि हमारी जो म्यूनसिपैलिटीज़ रही हैं तो उनकी हम ऐतिहासिक स्थिति में यदि देखें तो शहरी विकास ब्रिटिश उपनिवेश के समय ही प्रारंभ हो गया था। जैसे ही उन्होंने यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करना प्रारंभ किया, ज़मीनों पर कर लगाए, और हम देख सकते हैं कि इन्होंने बड़े बड़े शहरों पर कब्जे कर लिए। राजाओं के हाथ से सीधे हस्तांतरित होकर क्या होने लगे, इनके ऑफिसेस बनने लगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेश का यहाँ पर जमावड़ा हो गया। और 1687-88 के बीच हम देख सकते हैं मद्रास नगर निगम निकाय की व्यवस्था प्रारंभ की गई, यानी सबसे पहले हम देख सकते हैं कि मद्रास में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। अब हम आ जाते हैं 1726 में। तो 1726 में बॉम्बे तथा कलकत्ता में नगरीय व्यवस्थाएं स्थापित की गई। कलकत्ता बॉम्बे जो क्षेत्र हुआ करता है, यह पहले भारत की कैपिटल हुआ करती थी। 1911 में यह दिल्ली आ चुकी थी। लॉर्ड मायो को आपको याद रखना है। 1870 में रेजुलेशन लेकर आते हैं तथा शक्तियों को नगरों में बांटने का कार्य प्रारंभ किया जाता है, यानी नगरों को भी शक्तियां दी जाती हैं, वह किस प्रकार से डेवलपमेंट कर सकते हैं। 1882 में हम देख सकते हैं लॉर्ड रिपन आए। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। सबसे ज़्यादा कार्य 1882 के समय लॉर्ड रिपन के समय पर किए गए। आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसके बाद ही हम देख सकते हैं रॉयल कमीशन सेटअप किया गया, और हम देख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 निकल कर आता है, जिसके माध्यम से द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया जाता है। द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, केंद्र व राज्य की बात होती है, द्विस्तरीय सरकार की बात इसमें की जाती है। इसमें स्थानीय सरकार के लिए भी कुछ विषय दिए गए, जो सब्जेक्ट तो बांट दिए गए स्थानीय सरकार के लिए, और हम देख सकते हैं केंद्र सरकार के जो अलग अलग विषय होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि स्थानीय जो सरकार हुआ करती थी, जिस प्रकार से हम म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, तो उनके कुछ अधिकार सौंप दिए गए कि आपको इन बिंदुओं पर कार्य करना है। ऐतिहासिक स्थिति में देखें तो 1924 में कंटोनमेंट एक्ट निकल कर आता है, जिसमें केंद्रीय स्तर पर इसको लाया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि 1947 का ही स्वरूप माना जाता है। 1935 से ज़्यादातर बातों को 1947 में स्वीकार किया गया था। तो हम देख सकते हैं इसमें प्रदेशों को अलग से विषय सौंप दिए गए, जिन पर उनको कार्य करने की शक्ति थी।
इसी अधिनियम द्वारा केंद्र तथा राज्य में केंद्र में व राज्य में समवर्ती सूची को बनाया गया। तो हम देख सकते हैं कि केंद्र सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची, 3 सूचियां 1935 में ही निकल कर आ चुकी थी तथा इनमें शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्र की सूची पे विषय पर केंद्र कानून बनाता था, राज्य की सूची पर राज्य कानून बनाता था, समवर्ती पर दोनों मिलकर कानून बनाया करते थे। आगे देखते हैं संवैधानिक प्रावधानों में। अगस्त 1989 की बात करें, अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है और धीरे धीरे क्या मांग चल रही है इनको संवैधानिक दर्जा देने की। 1989 में सबसे पहली बार संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई राजीव गांधी सरकार के द्वारा। इनके द्वारा 65वां संविधान संशोधन लाया गया और इस बिल के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात की गई, लेकिन कुछ कारणवश यह पास नहीं हो पाया। आगे हम देख सकते हैं कि यदि इस प्रकार की मांग उठ गई थी तो इसके आगे चर्चा होनी थी। तो बीपी सिंह की जब सरकार आती है तो इसमें फिर से प्रयास किया जाता है और यह सरकार असमय कर जाती है और फिर से जो बात हो रही थी वह विफल हो जाती है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय तीसरी बार यह प्रयास किया जाता है। इसके संबंध में बिल लाया जाता है जो कि 1991 में लाया जाता है, जो कि सफल रहता है। 74वें संविधान संशोधन बिल द्वारा 1992 में संवैधानिक दर्जा इसके लिए दिया जाता है। और हम देख सकते हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो नगर निकाय को 9 में भाग, यानी जो भाग 9 होता है उसके ए में जोड़ दिया गया। इसे संवैधानिक इसके लिए जो अनुच्छेद डिसाइड किए गए वह हम देख सकते हैं 243 से लेकर 243 पी से लेकर 243 जेड तक इसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि 12वीं अनुसूची में भी इसको जोड़ा गया है, यानी 12वीं अनुसूची में क्या म्यूनसिपैलिटी की बात होती है, 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों की बात होती है। इसके अंतर्गत 18 विषय ऐसे दिए गए जिन पर नगर पालिकाओं को कार्य करना था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 27-28 विषय जो दिए गए थे उन पर क्या ग्रामों को कार्य करना था। उसी प्रकार से शहरों के लिए भी कुछ विषय दे दिए गए। राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों को बाध्य किया गया कि आपको इस अधिनियम के तहत कार्य करना है जो आपके लिए विषय दिए गए हैं। नगर निकायों के प्रकारों की यदि बात करें तो 3 प्रकार के नगर निकाय देखने को मिलते हैं। पहले हम बात करते हैं नगर पंचायत की और दूसरी में म्यूनसिपल काउंसिल की और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। यह 3 प्रकार के निकाय यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं। ग्राम व शहर के बीच जो स्थान होता है उसे नगर पंचायत कहा जाता है, यानी कुछ गांव के एरिया होते हैं और शहर के एरिया होते हैं, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है इसको क्या कहा जाता है, नगर पंचायत कहा जाता है। म्यूनसिपल काउंसिल की बात करें तो छोटे शहरों के लिए डेवलप करने के लिए, उनका विकास करने के लिए म्यूनसिपल काउंसिल बनाई जाती हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो यह बड़े क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। बड़े शहरी क्षेत्र होते हैं उनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाई जाती है, जिस प्रकार से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता शहर आते हैं। आगे देखें, अब हम संयोजन की बात करें कि इसमें किस किस प्रकार के सदस्यों को शामिल किया जाता है। इनमें सदस्यों का चयन आम चुनावों के माध्यम से होता है। आप देख सकते हैं पार्षदों के चुनाव होते हैं, अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, उपाध्यक्ष के चुनाव होते हैं। तो यह सदस्य आम चुनावों के माध्यम से निकल कर आते हैं। इसमें हम देख सकते हैं वार्ड के चुनाव होते हैं जिसमें पार्षद निकल कर आते हैं और हम देख सकते हैं वार्ड कमेटी बनाई जाती है। वार्ड कमेटी 3 लाख व इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए वार्ड कमेटी को बनाया जाता है, जो कि आपको याद रखना है। राज्य स्तर पर आरक्षण की बात करें तो हम देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों तथा महिलाओं के लिए इसके तहत आरक्षण दिया जाता है। राज्य स्तर पर इसको यह लोग प्राप्त करते हैं। अब हम थोड़ी से कार्यकाल की बात करें तो जो सदस्य होते हैं उनका कार्य किस प्रकार से होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है तो 6 माह के अंदर फिर से उपचुनाव कराने होते हैं, जिन पर यह जीत कर आते हैं और फिर से उसका फॉर्म भर दिया जाता है। इन्हें अयोग्य घोषित करने की शक्ति राज्य सरकार के समक्ष होती है। राज्य सरकार इनको अयोग्य घोषित कर सकती है। इनके चुनाव राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा कराए जाते हैं, यानी हम देख सकते हैं कि राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा 3 टायर सिस्टम, यानी जो तीसरा सिस्टम है जो कि पार्लियामेंट है, इसके बाद राज्य हुए और तीसरा सिस्टम हमारा ग्राम पंचायत होता है। तो 3 टायर सिस्टम के जो चुनाव होते हैं वह राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। इनके संबंध में जो शक्तियां हैं वह राज्य सरकार के समक्ष होती हैं। वित्तीय सहायता के तौर पर यह टोल टैक्स ग्रांट लेना,
राज्य वित्त आयोग द्वारा पोषित धन से अपनी आपूर्ति करते हैं। इनके द्वारा खर्च राशि को ऑडिट भी किया जाता है। जो इनके द्वारा खर्च राशि की जाती है उसको ऑडिट किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय स्वशासन राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। जिन केंद्र शासित प्रदेश हैं वह किसी राज्य के अंतर्गत नहीं आते, इन पर सीधा कंट्रोल पार्लियामेंट का होता है और हम देख सकते हैं राष्ट्रपति जी इन पर कार्य करते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी द्वारा जिला तथा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्लान बनाए जाते हैं। अब हम मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की बात करें तो बड़े शहरों के लिए इस प्रकार की कमेटी गठित की जाती है। तो इस प्रकार से हमने शहरी निकायों के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद दूसरा लेक्चर आएगा जिसमें हम म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन होते हैं उनके प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। करते रहें अपना अध्ययन, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।